हेलो गाइस, वेलकम बैक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं कंपनी लॉ अमेंडमेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 105। ठीक है, प्रॉक्सी आपने पढ़ा ही होगा, उसका सबसेक्शन 5 हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें आपने पढ़ा ही होगा कि ये सबसेक्शन 5 क्या बोलता है कि आप यानी कंपनी जबरदस्ती प्रॉक्सी किसको अपॉइंट करना है इसकी लिस्ट नहीं दे सकती। सामने वाला मांग रहा है तो आप एट द रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर आप दे सकते हो, पर आप कोई भी तरीके से प्रॉक्सीज को कंपल्शन नहीं कर सकते, उसकी कोई लिस्ट सर्कुलेट नहीं कर सकते। तो अगर आप कर रहे हो तो इसमें आपके खिलाफ पेनल्टी लिखी हुई है। ठीक है, तो ये क्या बोलता है सेक्शन, इफ फॉर द पर्पज ऑफ एनी मीटिंग ऑफ अ कंपनी इन्विटेशन टू अपॉइंट एज अ प्रॉक्सी अ पर्सन जो आप कह रहे हो, कंपनी कह रही है, or one of the number of persons specified in the invitations are issued at the company's expense। आ रहा है ख्याल में, कंपनी के खर्चे पे, कंपनी के नाम पे आप प्रॉक्सीज को रिकमेंड कर रहे हो या कंपल्शन कर रहे हो कि यही प्रॉक्सी, इसी को आपको अपॉइंट करना पड़ेगा या इसी में से कोई एक को अपॉइंट करना पड़ेगा, तो ये सब अलाउड नहीं है। ठीक है, तो वो दिया है टू एनी मेंबर एंटाइटल्ड टू हैव अ नोटिस ऑफ मीटिंग सेंड टू हिम एंड टू वोट देयर एट बाय प्रॉक्सी एवरी ऑफिसर। ठीक है, जो भी इसमें मिला हुआ है, एवरी ऑफिसर of the company who issues the invitation as aforesaid or authorizes or permits their issue shall be liable for a penalty of 50,000 rupees। ठीक है, फ्लैट पेनल्टी डाल दी है 50,000 रुपीज। ठीक है, पहले 1 लाख थी, घटा के 50,000 कर दिए, बस इतना सा लाइट अमेंडमेंट है। 1 लाख का था, अब 50,000 का पेनल्टी है, और प्रोविजो में भी कुछ खास चेंज नहीं है। ठीक है, सेम ही है कि अगर सामने वाला आपसे मांग रहा है, मेंबर आपसे पूछ रहा है कि आप सजेस्ट करो कि हम किसको प्रॉक्सी अपॉइंट कर पाए, या आपका कोई है पर्सन जो रेडी हो प्रॉक्सी बनने के लिए और हमारे बिहाफ पे अटेंड करके वोट करने के लिए, तो सामने वाला मांग रहा है फिर कंपनी दे रही है तो चलता है, तो वो एक्सेप्शन प्रोवाइजो दिया हुआ है। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट ऑफिसर शैल नॉट बी लाइबल। ठीक है, ऊपर जो कहा है वो लाइबल नहीं रहेगा, कब, अंडर दिस सबसेक्शन बाय रीजन ओनली ऑफ द इशू टू द मेंबर एट हिज रिक्वेस्ट। एट हिज रिक्वेस्ट, तो अगर सामने वाले ने रिक्वेस्ट किया था बाकायदा राइटिंग में कि हमको सजेस्ट करो, और फिर आपने कुछ उनको दिया, तब आप इस सेक्शन में लाइबल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल सेक्शन है, कुछ खास अमेंडमेंट अगर मैं कहूं तो क्या है, 1 लाख की जगह 50,000 का पेनल्टी है। ठीक है, तो ये हल्का सा अमेंडमेंट है प्रॉक्सीज में। आगे बढ़ते हैं सर, फिर है सेक्शन 117। ठीक है, सेक्शन 117 रेजोल्यूशंस एंड एग्रीमेंट्स टू बी फाइल। ठीक है, लंबी लिस्ट है कि कौन कौन से रेजोल्यूशंस जो कंपनी पास करती है, कौन कौन से एग्रीमेंट जो कंपनी एंटर करती है, वो आपको आरओसी में फाइल करने होते हैं। ठीक है, सेक्शन 117। तो इसमें सबसेक्शन 2 होता है जो कहता है कि भाई सबसेक्शन 1 में जो आपको कहा गया था, अगर आपने नहीं किया तो क्या होगा। इफ एनी कंपनी, ठीक है, एनी कंपनी फेल्स टू फाइल रेजोल्यूशंस और एग्रीमेंट्स अंडर सबसेक्शन 1 बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड देयरइन, यानी 30 डेज, सच कंपनी शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज, फ्लैट 10,000। और अगर कंटिन्यूइंग फेलियर है, 30 डेज हो गया आपने फाइल नहीं किया, तो डिफॉल्ट हो गया, उसके बाद आपने रेक्टिफाई नहीं किया, अपनी गलती को सुधारा नहीं, आपने वो रेजोल्यूशंस एग्रीमेंट्स अभी भी फाइल नहीं किए, तो कंटिन्यूइंग फेलियर के केस में क्या होगा, फर्दर पेनल्टी ऑफ 100 रुपीज पर डे आफ्टर द फर्स्ट। पहले दिन पे तो 10,000 लग गए, उसमें आपके 100 रुपए इंक्लूडेड माने जाएंगे। सेकेंड डे से पर डे 100 रुपीज आपको फाइन लगेगा, और सेम सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 लाख रुपीज एंड एवरी ऑफिसर। ठीक है, एक एक ऐसे मैं शॉर्ट में लिख के देता हूं आपको कि सीधे 10,000 का फाइन लगेगा, और अगर कंटिन्यूइंग फेलियर है तो 100 रुपीज पर डे। ठीक है, ये हो गया कंपनी। फिर है ऑफिसर इन डिफॉल्ट। ठीक है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के खिलाफ क्या होगा सर, ऑफिसर इन डिफॉल्ट हु इज इन डिफॉल्ट इंक्लूडिंग लिक्विडेटर। लिक्विडेटर का भी इसमें अगर डिफॉल्ट है, लिक्विडेटर के वजह से भी अगर इसमें हो रहा है, वो भी इसमें मिला हुआ है। इफ एनी, जब आप वाइंडिंग अप में होते हो तब उससे रिलेटेड भी रेजोल्यूशंस और डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो इफ एनी इसलिए लिखा है, एप्लीकेबल है तो, नहीं तो ठीक है। शैल बी लायबल फॉर पेनल्टी ऑफ 10,000, यानी दोनों में सेम है। 10,000 जो सीधे इवेंट वाली जो पेनल्टी है वो सेम है, कंटिन्यूइंग है तो सेम 100 रुपीज पर डे आफ्टर द फर्स्ट। सिर्फ मैक्सिमम लिमिट अलग है, वो है 50,000 रुपीज। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट अलग है। तो ऊपर क्या था, मैक्सिमम
1,00,000 रुपीज। और ऑफिसर में सेम, सीधे 10,000 का फाइन, और अगर कंटिन्यूइंग फेलियर है तो 100 रुपीज पर डे, लेकिन सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 50,000। आ रहा है समझ में? तो ये आपका फाइन है, आप शॉर्ट में लिख लो, रिवीजन के लिए आपको काम आएगा। ठीक है, जैसे डिफॉल्ट हुआ 10,000, कंपनी कंटिन्यूइंग है 100 रुपीज पर डे आफ्टर द फर्स्ट डे, मैक्सिमम 1,00,000 रुपीज तक ये अमाउंट जा सकता है। और ऑफिसर है तो सेम, सिर्फ मैक्सिमम 50,000 जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका पेनल्टी है अंडर 117। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। फिर है 128 सबसेक्शन 6। ठीक है, 128 आप पढ़ चुके हो, बुक्स ऑफ अकाउंट। और सबसेक्शन 6 में फिर दिया हुआ है कि जो जो आपसे कहा गया है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना, ये वो जो भी 128 कहता है रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करना है, वो सब आपको पता है। ठीक है, तो उसमें क्या फाइन लगेगा, सबसेक्शन 6 क्या कहता है। ठीक है, ये भी सेम कैटेगरी का है कि पनिशमेंट था, बस पनिशमेंट को हटा दिया गया। ठीक है, पनिशमेंट था, हटा दिया गया। ठीक है, तो क्या था पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि इफ एमडी या डब्ल्यूटीडी इन चार्ज ऑफ फाइनेंस या सीएफओ और एनी अदर पर्सन ऑफ अ कंपनी चार्ज्ड बाय द बोर्ड। ठीक है, अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन को चार्ज किया गया है कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट की पूरी जिम्मेदारी लेगा, पता कैसे चलेगा चार्ज किया है कि नहीं? बोर्ड रेजोल्यूशन से, कोई रेजोल्यूशन पास किया होगा बोर्ड ने और पर्सन को नेम किया होगा कि ये जिम्मेदार रहेगा। तो अगर इनमें से किसी को चार्ज किया गया है, एमडी, डब्ल्यूटीडी इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और सीएफओ और एनी अदर पर्सन, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो चार्ज है तो वो उसमें लायबल रहेगा। ठीक है, विद द ड्यूटी ऑफ कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। पूरा जो 128 कहता है बुक्स के बारे में, कहां रखना है, इंस्पेक्शन के लिए ओपन रहेगा, ये वो कितना प्रिजर्व करना है, सब कुछ जो भी है वो सब 128 में जो भी लिखा है। कॉन्ट्रावीन सच प्रोविजंस देन सच एमडी डब्ल्यूटीटी जिसको भी चार्ज किया होगा शेल बी पनिशेबल। तो पहले क्या था? इंप्रिजनमेंट था अप टू 1 ईयर। इतना स्ट्रिक्ट था, सोचो कि जेल तक हो सकती है अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं रखते हो तो, पर अब उसको इंप्रिजनमेंट को हटा दिया है और सिर्फ फाइन को कंटिन्यू किया है, जो कितना है, शेल नॉट बी लेस देन 50,000 रुपीज बट इट में एक्सटेंड टू 5,00,000 रुपीज। यानी इसमें कंपनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कंपनी ने जिसको चार्ज किया, जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, ये सेक्शन एग्जैक्टली उसी को लायबल ठहराता है। ठीक है, तो क्या है फाइन कि जो भी एमडी है या डब्ल्यूटीडी इन चार्ज ऑफ फाइनेंस या सीएफओ, ठीक है, या जो भी पर्सन और एनी अदर पर्सन जिसको कंपनी ने या बोर्ड ने ये ड्यूटी दी होगी, वो लायबल रहेगा। ठीक है, और क्या है, मिनिमम 50,000 एंड विच कैन एक्सटेंड अप टू 5,00,000 रुपीज। ठीक है, रेंज है, मिनिमम मैक्सिमम का रेंज है और ऑफिसर डिसाइड करेगा कितना पेनल्टी चार्ज करना है। ठीक है सर, तो कुछ है ही नहीं, फाइन पहले भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही है, बस पहले इंप्रिजनमेंट था, अब वो इंप्रिजनमेंट नहीं है। ठीक है, सिंपल। चलिए सर आगे। फिर ये भी काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है 134, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको फाइल करने आरओसी में। 137 है, आगे आने वाला है 134। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट एक्सेट्रा। तो बोर्ड रिपोर्ट को काफी डिटेल में उसके डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स के बारे में दिया हुआ है। साइन कैसे होंगे, बोर्ड रिपोर्ट कैसे साइन होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन साइन करेगा, वो सब भी इस सेक्शन में आता है। ठीक है, तो सबसेक्शन 8 को सब्सटीट्यूट किया गया है जो पेनल्टी देता है, तो इसमें भी सेम कैटेगरी है, इंप्रिजनमेंट रिमूव हो गई है। ठीक है, चलिए तो क्या है, इफ अ कंपनी इज इन डिफॉल्ट इन कॉम्प्लाइंग द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, ये भी पूरे सेक्शन के बारे में 134 में जो भी लिखा है, साइनिंग के बारे में, बोर्ड रिपोर्ट के डिस्क्लोजर्स के बारे में, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के बारे में, बोर्ड रिपोर्ट कौन साइन करेगा, ठीक है, ये सब पूरा 134 में लिखा हुआ है। तो सबसेक्शन 8 फिर ये कहता है कि पूरे सेक्शन में कहीं भी अगर आपने, कंपनी ने डिफॉल्ट किया तो क्या होगा, कंपनी शेल बी लायबल फॉर अ पेनल्टी ऑफ 3,00,000 रुपीज एंड एवरी ऑफिसर 50,000। फिक्स्ड पेनल्टी है। ठीक है, और पहले इंप्रिजनमेंट भी था ऑफिसर के लिए, वो भी हटा दिया गया है। ठीक है, तो पहले क्या था छोड़ो, अभी याद क्या रखना है उस पर ध्यान दो। ठीक है, तो अभी 134 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बोर्ड रिपोर्ट एक्सेट्रा, इसमें कहीं भी अगर 134 में नॉन कॉम्प्लायंस है तो क्या होगा, कंपनी के लिए 3,00,000 रुपीज फिक्स्ड फाइन और ऑफिसर के लिए है फिक्स्ड 50,000। ठीक है, एकदम सिंप्लीफाई हो गया, इंप्रिजनमेंट हटा दिया और एक फिक्स फाइन डाल दिया। ठीक है, तो आपको अब ये याद रखना है
अब आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए सर, हो गया 134। सब आपको देखो, आपने पढ़ा होगा तो ही रिकॉल होगा, पढ़ा नहीं होगा तो भैया अमेंडमेंट सिर्फ पढ़ के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है 137 जो मैं कह रहा था, कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू बी फाइल्ड विद आरओसी, ठीक है। तो इसमें क्या अमेंडमेंट है? सबसेक्शन 3 में अमेंडमेंट है। इफ अ कंपनी फेल्स टू फाइल द कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, 1 एंड 2 में क्या लिखा है कि एजीएम हुई तो एजीएम के विद इन सर्टन डेज आपको फाइल करना है। एजीएम हुई ही नहीं तो फिर जिस डेट तक आप एजीएम होल्ड कर सकते थे वो डेट से विद इन सर्टन डेज आपको फाइल करना है। तो फाइल तो करना है, फाइल तो करना है, एजीएम हो न हो फाइल तो करना ही होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। वो ऑडिटेड है, अप्रूव्ड है या अनऑडिटेड है, बस उसका फर्क है, मतलब अप्रूव्ड है कि अनअप्रूव्ड है उसका फर्क पड़ता है। और एजीएम नहीं होल्ड हुई तो रीजंस भी बताने होते हैं कि क्यों एजीएम होल्ड नहीं हुई, ठीक है। तो जो भी है एज अ केस में भी 1 और 2 एज अ केस में भी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड देयरइन द कंपनी शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज, ठीक है, फिक्स्ड 10,000 एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर 100 पर डे ड्यूरिंग इट द फेलियर कंटिन्यूज एंड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 लाख रुपीज, ठीक है, 2 लाख रुपीज। तो पहले ये लिमिट मैक्सिमम कितनी थी? 10 लाख रुपीज, वो घटा के 2 लाख रुपीज कर दी है, ठीक है। तो अलग ही था पैटर्न, पर मैक्सिमम का लिमिट काफी बदल गया है, ठीक है। देखो कंपनी के लिए क्या है, फिक्स्ड डिफॉल्ट का पेनल्टी 10,000 और अगर कंटिन्यूइंग फेलियर है तो 1,000 पर डे मीटर चालू हो जाएगा और सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 लाख रुपीज, ठीक है। सिंप्लीफाई हो गया। फिर है कि ऑफिसर जो भी होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वही ऑफिसर्स के नाम आए डायरेक्ट, एमडी, सीएफओ इफ एनी, क्योंकि हर कंपनी को अप्लाई नहीं होता केएमपी, आपने पढ़ा ही होगा 203 और 196, ठीक है। तो वो सब है। एंड इन द एब्सेंस दिया ही हुआ है, इन द एब्सेंस ऑफ एमडी सीएफओ, अगर आपकी कंपनी कोई लाइबल नहीं है अपॉइंट करना तो क्या होगा, अदर डायरेक्टर, एनी अदर डायरेक्टर हु इज चार्ज्ड बाय द बोर्ड, बोर्ड ने किसी को चार्ज किया है कि ये काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करने का काम इसको होगा, तो ऐसा कोई रेजोल्यूशन आपको मिल जाता है जिस पे एक स्पेसिफिक पर्सन पे ड्यूटी डाली गई है तो डायरेक्टली आपको मिल गया कौन लायबल होगा। पर ऐसा भी कोई रेजोल्यूशन अगर नहीं मिला, किसी को चार्ज भी नहीं किया गया, किसी को ये डेलीगेट भी नहीं किया गया, तो फिर क्या होगा, एंड इन द एब्सेंस ऑफ सच डायरेक्टर ऑल द डायरेक्टर्स, फिर सारे डायरेक्टर्स लाइबल रहेंगे इसके लिए, ठीक है। ऑल द डायरेक्टर्स शैल बी लाइबल टू पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर 100 रुपीज पर डे आफ्टर द फर्स्ट, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 50,000 रुपीज, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट का ऑफिसर के खिलाफ है, ठीक है। क्या नॉर्मल जो ऊपर भी था सेम 10,000 रुपीज, कंटिन्यूइंग है तो 100 रुपीज पर डे एंड सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 50,000 रुपीज, ठीक है। 50,000 ये लिमिट तो बहुत कॉमन है, काफी जगह 50,000 ही होती है, ठीक है। तो ये है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर आपने फाइल नहीं किया अंडर सेक्शन 137 तो क्या होगा, ठीक है। कंपनी के खिलाफ क्या होगा, 10,000 सीधे डिफॉल्ट का फाइन, फिर कंटिन्यूइंग फेलियर है तो 1,000 पर डे, कंपनी के खिलाफ 1,000 पर डे लगेगा सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 लाख रुपीज। और ऑफिसर के खिलाफ क्या होगा, सेम 10,000, जो भी अपन ने सीक्वेंस पढ़ा, मैनेजिंग डायरेक्टर या सीएफओ अगर है तो, नहीं है किसी और को चार्ज किया है तो जिसको चार्ज किया है उसको, किसी को चार्ज ही नहीं किया है तो ऑल द डायरेक्टर्स, ठीक है, 10,000। और कंटिन्यूइंग फेलियर है तो 100 रुपीज पर डे कंटिन्यू होगा सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 50,000 रुपीज, ठीक है। आई होप आपको सिंप्लीफाई हो गया है, ठीक है। 137 का ये डिफॉल्ट है। आगे बढ़ते हैं, चलिए सर। फिर है 140 ऑडिटर, 140 139 से पूरा आपका ऑडिटर स्टार्ट होता है, ठीक है। 140 रिमूवल रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर एंड गिविंग स्पेशल नोटिस, ठीक है, आपको पता ही होगा 140। तो इसमें अगर ऑडिटर ने डिफॉल्ट किया, ऑडिटर को फाइल करना होता है, ठीक है, अपॉइंटमेंट, तो अगर उसने 140 सबसेक्शन 2 का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं किया तो क्या होगा, इफ द ऑडिटर डज नॉट कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 ही और इट, ठीक है, मैंने पढ़ाई भी हुआ है, ही मतलब इंडिविजुअल ऑडिटर है तो, फर्म अगर ऑडिटर है तो इट वर्ड यूज होता है उसके लिए, और इट शैल बी लाइबल फॉर पेनल्टी ऑफ 50,000 रुपीज और अमाउंट इक्वल टू रेम्यूनरेशन विच इज लेस। ये तो सेम था, पहले भी ऐसे ही था, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ जो मैक्सिमम लिमिट थी ऑफिसर की वो रिड्यूस की गई है, बाकी पैटर्न पूरा सेम है, ठीक है। तो ऑडिटर के लिए क्या है 50,000,
और द रेम्यूनरेशन विच एवर इज लेस। और अगर एक कंटिन्यूइंग फेलियर है, जो फाइल करना था आपको, अपॉइंटमेंट का जो डिटेल्स फाइल करना होता है, वो अगर आपने फाइल नहीं किया और एक कंटिन्यूइंग फेलियर है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, 500 पर डे आफ्टर द फर्स्ट आपका फाइन चालू हो जाएगा। कंटिन्यूइंग है तो 500 पर डे का फाइन आपको लगेगा ऑडिटर को, ठीक है, और सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 लाख रुपीस, ठीक है। बस ये मैक्सिमम लिमिट को बदला गया है। पहले यही मैक्सिमम लिमिट कितना था, 5 लाख रुपए। पहले यही लिमिट कितना था, 5 लाख रुपीस। 5 लाख को सिर्फ कम करके 2 लाख रुपीस किया, बाकी पूरा सेम है, ठीक है। तो 50,000 और द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर विच इज लेस। और अगर एक कंटिन्यूइंग है, आप फाइल कर ही नहीं रहे, जो आपको सबसेक्शन 2 में फाइल करना है, तो 500 पर डे का फाइन चालू हो जाएगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 लाख रुपीस, ठीक है। तो ये था 140, सेक्शन 140, ठीक है। चलिए सर आगे, फिर ये भी आपने पढ़ा है 143 सबसेक्शन 15 फ्रॉड, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय ऑडिटर्स, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। 143 पूरा प्रोसीजर पढ़ा होगा। उसमें बाइफिकेशन है अमाउंट वाइज, 1 करोड़ के नीचे 1 करोड़ के ऊपर है, पूरा प्रोसीजर सब कुछ A to Z दिया हुआ है। हम क्या पढ़ रहे हैं, अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट है पेनल्टी में, कि अगर ऑडिटर ने जो भी कहा गया था प्रोसीजर या जो भी इंटीमेशन देना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और बोर्ड एज अ केस में भी, अगर वो नहीं किया तो क्या होगा, वो दिया हुआ है सबसेक्शन 15 में, ठीक है। सबसेक्शन 15 ऑफ सेक्शन 143 को सब्सटीट्यूट किया गया है। इफ एनी ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर और कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, सबके लिए अप्लाई होता है, इन प्रैक्टिस डज नॉट कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 12, मतलब जो रिपोर्ट करना होता है, एग्जैक्टली मैं बता देता हूं सबसेक्शन 12 में क्या लिखा है, ठीक है। तो सबसेक्शन 12 ही फ्रॉड रिपोर्टिंग का है, ठीक है। बाकी 143 अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा सेक्शन है, उसमें पावर्स, ड्यूटीज, बहुत सारी चीजें ऑडिटर से रिलेटेड दी हुई है, और उसमें आता है सबसेक्शन 12 और फिर उसके रूल्स पूरे दिए हुए हैं। तो सबसेक्शन 12 इज फ्रॉड रिपोर्टिंग, और फिर उसमें रूल्स में पूरा प्रोसीजर और फॉर्म सब दिए हुए हैं, ठीक है। तो वो ये है फ्रॉड रिपोर्टिंग, ठीक है। तो क्या होगा, तो अगर आप लिस्टेड कंपनी हो, कंपनीज एक्ट तो सब पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो पेनल्टी लगेगी कंपनी को 5 लाख रुपीस सीधे, मतलब फिक्स पेनल्टी है, मतलब सॉरी ऑडिटर के ऊपर है, कंपनी के ऊपर नहीं है। तो अगर फ्रॉड रिपोर्टिंग ऑडिटर नहीं कर पाया, ऑडिटर किसका था, लिस्टेड कंपनी का ऑडिटर था, और वो ऑडिटर ने फ्रॉड रिपोर्ट नहीं किया, इन स्पाइट ऑफ कि उसके पास रीजन टू बिलीव था और उसको रिपोर्ट करना चाहिए था पर उसने नहीं किया, तो लिस्टेड कंपनी के ऑडिटर को कितना पेनल्टी लगेगा, 5 लाख रुपए। और अगर एनी अदर कंपनी है, मतलब अनलिस्टेड कंपनी है, तो 1 लाख रुपीस। तो ये तो बहुत ही लॉजिकल बाइफिकेशन है कि लिस्टेड कंपनी है तो बहुत बड़ा स्टेक होता है, बहुत बड़ा बर्डन होता है ऑडिटर पे, बहुत ज्यादा पब्लिक से पैसा लिया होता है, और आप लिस्टेड हो तो इसलिए फाइन ज्यादा लगेगा, अनलिस्टेड हो तो थोड़ा सा कम रखा गया है, ठीक है। तो लिस्टेड कंपनी का ऑडिटर है तो 5 लाख, और अदर है, अदर यानी अनलिस्टेड है तो 1 लाख रुपीस, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर दिया है, 5 लाख 1 लाख, पहले अलग ही था, पहले रेंज थी और लिस्टेड अनलिस्टेड का कोई बाइफिकेशन भी नहीं था, पहले अलग ही था, अब पूरा अलग ही कर दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको याद रहेगा। अब इस पे देखो सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है, केस स्टडी भी बन सकता है, सिचुएशन दी रहेगी कि ये ऑडिटर है, इस कंपनी का है, नाम में पता चल जाएगा लिस्टेड है कि नहीं, या अलग से वो बताएंगे लिस्टेड कंपनी, या कुछ नहीं लिखा है तो अनलिस्टेड मान सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं। तो दिया रहेगा कि ड्यूरिंग द ऑडिट प्रोसीजर उनको पता चला और उनके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स या रीजन टू बिलीव भी मिला कि फ्रॉड हुआ था, पर उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, फेल टू रिपोर्ट द फ्रॉड। डिस्कस या एक्सप्लेन कि क्या होगा एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। तो आपको बस यही लिखना है कि अगर ऑडिटर के पास रीजन टू बिलीव था और ही वॉज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट अंडर 143 सबसेक्शन 12, तो फिर ये पूरा आपको सेक्शन लिखना है, सबसेक्शन 15 आपको कोट करना है, ठीक है। हो सकता है ऐसे एग्जैक्टली भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर है 147, आगे बढ़ते हैं सर। 147 पेनल्टी वाला ही सेक्शन है। 147 सबसेक्शन 1, ठीक है, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ ऑडिट एंड ऑडिटर्स, ठीक है। तो क्या बोलता है सेक्शन, ठीक है, सिर्फ ये भी कैटेगरी समझ लो, इंप्रिजनमेंट था, रिमूव कर दिया,
इम्प्रिजनमेंट था, रिमूव कर दिया, ठीक है, ये कैटेगरी का अमेंडमेंट है। इफ एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 139 टू 146, ठीक है, पूरा जो ऑडिटर का सीरीज है बोथ इंक्लूसिव, 139 भी और 146 भी इंक्लूसिव है, इस कॉन्ट्रावीन, तो क्या होगा, पहला है कंपनी के तरफ से जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं फ्रॉम 139 टू 146, कंपनी को भी उसमें जो भी करना था और अगर वो कंपनी ने नहीं किया तो क्या होगा, ठीक है, shall be punishable with a fine which shall not be less than 25,000 but which may extend to 5 लाख रुपीस, ठीक है। कंपनी के लिए क्या है, 25,000 से लेके 5 lakhs, 25,000 से लेके 5 lakhs तक का फाइन कंपनी को लगेगा। और जो भी ऑफिसर है इन डिफॉल्ट, तो उसके लिए क्या होगा, पहले इंप्रिजनमेंट भी था अप टू 1 ईयर, तो वो हटा दिया है, अब सिर्फ फाइन है। ऑफिसर के लिए क्या है, नॉट लेस देन 10,000 बट विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीस, ठीक है। तो बस इंप्रिजनमेंट रिमूव हो गया है, बाकी पूरा फाइन जो है वो सेम है। कंपनी 25,000 मिनिमम और अप टू 5 लाख रुपीस, और ऑफिसर के लिए मिनिमम 10,000 एंड अप टू 1 लाख रुपीस, ठीक है। चलिए, तो इंप्रिजनमेंट रिमूव्ड, तो ये था 147 सबसेक्शन 1। फिर है 165, ये भी आपने पढ़ा होगा, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट लगाता है कि कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एक कंपनी अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। तो वो लिमिट अगर आपने ब्रीच कर दी, ठीक है, तो 165 जो आपसे कहता है, 165 जो आपसे कहता है कि आप कितने डायरेक्टर रख सकते हो। देखो, इसमें एक और प्रोविजन आती है कि एक पर्सन कितने कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है, वो अलग है। ये है कि कंपनी कितने डायरेक्टर रख सकती है, तो 15 डायरेक्टर्स कंपनी रख सकती है और कुछ टाइप के डायरेक्टर्स को एक्सक्लूड किया जाता है वाइल काउंटिंग दिस लिमिट, तो आप सब ये पढ़ चुके हो, ठीक है। तो इफ अ पर्सन एक्सेप्ट्स एन अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर इन वायोलेशन ऑफ दिस सेक्शन, ठीक है, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, ठीक है, मतलब ये कौन सा सेक्शन है, ये डायरेक्टरशिप वाला है। मतलब एक कंपनी कितने डायरेक्टर रख सकती है वो अलग है, वो कितना है वो अलग है। और ये 165 क्या है, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स, कि एक पर्सन अलग अलग कितने कंपनी में साइमल्टेनियसली डायरेक्टर बन सकता है। आ रहा है समझ में? तो दो अलग अलग चीजें हैं, आई होप आप बाइफिकेट कर रहे हो। तो ये 165 है जो क्या कहता है, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, यानी ये पर्सन के लिए है, कंपनी के लिए नहीं है। ये पर्सन पे लिमिट लगती है कि एक इंसान कितने कंपनी में डायरेक्टर्स बन सकता है, ठीक है, एट एनी पॉइंट इन टाइम। तो अगर वो लिमिट आपने ब्रीच कर दी, ठीक है, तो एक काम करो, आप लिख लो। तो 165 में क्या लिमिट होती है, 20 कंपनीज कि एक इंसान 20 कंपनी में डायरेक्टर्स बन सकता है, अलग अलग कैपेसिटी में, अलग अलग टाइप की कंपनीज में। तो मैक्सिमम लिमिट 20 स्पेसिफाइड है। फिर 149 सबसेक्शन 1 में आप पढ़ते हो कि एक कंपनी कितने डायरेक्टर रख सकती है, जो कि कितना होता है 15। उसके बाद फिर आपको एसआर पास करना होता है, ठीक है, वो अलग है। तो इसमें मैंने देखा है बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहता है, तो वो अलग है, वो 15 वाली लिमिट अलग है, ये 20 वाली लिमिट अलग है। तो अपन अभी डायरेक्टरशिप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई डायरेक्टर ने जो ऑलरेडी 20 डायरेक्टरशिप्स होल्ड कर रहा है और उसने एक और डायरेक्टरशिप एक्सेप्ट कर ली, तो क्या होगा, ठीक है। इफ अ पर्सन एक्सेप्ट्स अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर इन वायोलेशन ऑफ दिस सेक्शन, ही शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 2,000 rupees for each day after the first during which the violation continues subject to maximum of 2 lakh rupees। मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। जितने भी एक्स्ट्रा कंपनीज में वो डायरेक्टर बना है, 20 के ऊपर जितने में भी बना होगा, फिर उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी में मैं रिजाइन करूं ताकि मेरी जो लिमिट है वो 20 के अंदर आ जाए, ठीक है। तो उसको उस पर काम करना है, उसको रिजाइन करना है, और जब तक नहीं करेगा उसका पर डे का फाइन चलेगा, ठीक है। ध्यान दो, वही आपको समझना है कि डिफॉल्ट हुआ, आपने एक्सेप्ट कर लिया, लिमिट क्रॉस हो गई, तो गलती तो आपसे हो गई, आपको 2,000 रुपीज का फाइन लगेगा फॉर ईच डे आफ्टर द फर्स्ट। ध्यान दो, मतलब फर्स्ट डे के लिए भी 2,000 है और आगे के लिए भी 2,000 ही है, अलग से कोई फाइन नहीं दिया गया है। बड़ा फाइन जो होता है, जो डिफॉल्ट के लगता है, इसमें डायरेक्ट लिखा है 2,000 रुपीज फॉर ईच डे आफ्टर द फर्स्ट विच सच वायोलेशन कंटिन्यूज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 लाख रुपीज, ठीक है। 2 लाख रुपीज का मैक्सिमम है, तो 2,000 पर डे
और ये पर डे में मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख रुपीस। ठीक है, तो ये 165 का अगर आपने वायोलेशन किया है तो ये आप पे फाइन लगेगा। ठीक है, 165। फिर है 167। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा होगा, वैकेशन ऑफ ऑफिस। ठीक है, एक आता है डिस्क्वालिफिकेशन और उसी का कनेक्टेड सेक्शन आता है 167। आई होप आपने साथ में इनको पढ़ा होगा। ठीक है, तो वैकेशन ऑफ डायरेक्टरशिप में भी क्या था देखो, सबसेक्शन 2 में सेम फाइन वाला ही है कि पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट रिमूव। पहले पनिशमेंट था इम्प्रिजनमेंट का ऑफिसर के ऊपर, अब वो हटा दिया है, मतलब डायरेक्टर के ऊपर। इफ अ पर्सन फंक्शंस एज अ डायरेक्टर इवन व्हेन ही नोज, पता है कि वो डिस्क्वालिफाइड है, पता है कि उसको वैकेट करना है, फिर भी वो डायरेक्टर का ऑफिस वैकेट नहीं कर रहा है और एज अ डायरेक्टर ऑफिस जाके काम कर रहा है, तो ये सेक्शन अप्लाई होता है। ठीक है, इफ अ पर्सन फंक्शंस एज अ डायरेक्टर इवन व्हेन ही नोज दैट द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर हेल्ड बाय हिम हैज बिकम वैकेट, वो इस प्रोविजंस में कहीं ना कहीं आ गया है और ही इज लाइबल टू वैकेट द ऑफिस, ही इज अवेयर ऑफ दिस। ठीक है, ऑफ द एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 1 ही शैल बी पनिशेबल। तो पहले इंप्रिजनमेंट भी था, सोचो कितना स्ट्रिक्ट था कि डायरेक्टर आपको वैकेट करना चाहिए, वैकेट नहीं कर रहे हो तो सीधे जेल में। सोच के देखो, इतना स्ट्रिक्ट था, विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर। अब वो नहीं है तो आपको याद नहीं करना है, बस अब फाइन लगेगा, मतलब सिविल ऑफेंस बना दिया इसको। विच शैल बी नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज बट में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज। ठीक है, सिंपल फाइन लगेगा उस पर्सन को, यानी जो पहले डायरेक्टर था अब उसको वैकेट करना है तो उसको आप डायरेक्टर नहीं बोल सकते ना, क्योंकि वो तो डिस्क्वालीफाई हो गया है, तो नाम क्या दिया है, पर्सन। ठीक है, 1 लाख मिनिमम एंड विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज। ठीक है, 1 लाख से 5 लाख तक का फाइन लगेगा। इंप्रिजनमेंट था, अब वो हट गया है तो इंप्रिजनमेंट आपको नहीं लिखना है। ठीक है, ये था 147 सबसेक्शन 2। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अब है 172। ठीक है, 172 अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, उसका पनिशमेंट है। ठीक है, उसका पनिशमेंट है, इफ अ कंपनी इज इन डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, पूरा इसलिए मैंने चैप्टर का नाम लिख दिया है, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। तो उसमें आपने कहीं भी कोई भी डिफॉल्ट किया है एंड नो स्पेसिफिक पेनल्टी और पनिशमेंट प्रोवाइडेड। ठीक है, मैंने ये भी जनरल पेनल्टी है, लेकिन ये उस चैप्टर के अंदर की जनरल पेनल्टी है। आई होप आपको पता होगा कंपनीज एक्ट इज डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स, और एक और सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं 450, वो भी जनरल पेनल्टी है, पर वो पूरे एक्ट की जनरल पेनल्टी है। ये उस चैप्टर की है जो अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, जो अपॉइंटमेंट का जो पूरा चैप्टर है कंपनीज एक्ट का, इसके अंदर जितने भी सेक्शंस होंगे उस सेक्शंस में अगर कोई स्पेसिफिक पेनल्टी मेंशन नहीं है तो उसके लिए सेपरेट पेनल्टी, मतलब जनरल पेनल्टी दी गई है। ठीक है, तो ये जो पेनल्टी है दिस विल ओवरराइड 450 वाला जो सेक्शन है उसका पेनल्टी। 450 वाला अप्लाई नहीं होगा, ये वाला अप्लाई होगा अगर अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स में कहीं कोई फाइन मेंशन नहीं है तो। ठीक है, ध्यान दो, इट विल ओवरराइड सेक्शन 450 एंड फॉर विच नो स्पेसिफिक पेनल्टी or punishment is provided therein, the company and every officer in default shall be liable to penalty of 50,000 rupees and in case of continuing failure 500 per day. ठीक है, subject to maximum of 3 lakh rupees, उसमें भी मैक्सिमम लिमिट अलग अलग है। ठीक है, तो ध्यान दो, इसका लिखो, कंपनी एंड ऑफिसर सीधे फिक्स्ड फाइन है, पहले 50,000 का आपको फाइन लगेगा, फिर अगर आपका डिफॉल्ट कंटिन्यूइंग है तो 500 पर डे लगेगा। अब 500 पर डे तो कुछ मैक्सिमम लिमिट देनी होगी, तो मैक्सिमम लिमिट में भी दो है कि कंपनी है तो मैक्सिमम लिमिट कितनी है, मैक्सिमम अलग अलग है, कंपनी है तो 3 लाख, ऑफिसर है तो 1 लाख, 3 लाख 1 लाख। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट अलग अलग है। तो ये पूरा सेक्शन है 172। तो ये क्या बोलता है कि पूरा ये जो चैप्टर है, मैं बता ही देता हूं, सेक्शन नंबर की सीरीज भी बता देता हूं, आपके लिए इजी रहेगा। ये है, आई होप विजिबल है, चैप्टर 11। ठीक है, चैप्टर 11 ऑफ कंपनीज एक्ट है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, जिसकी सेक्शन की सीरीज है सेक्शन 149 टू 172, आखिरी सेक्शन है 172। तो ये जो पूरा 149 टू 172 है, इनमें जो भी आपने डिफॉल्ट किए हैं, अगर उस रिस्पेक्टिव सेक्शन में कोई पेनल्टी दी है तो वो अप्लाई हो जाएगी, पर अगर कोई स्पेसिफिक पेनल्टी कोई स्पेसिफिक सेक्शन के अंदर नहीं दी है इन सीरीज में,
तो फिर 172 में जो जनरल पेनल्टी दी है वो अप्लाई होगी। ठीक है, मतलब यहां पे 450 वाली पेनल्टी अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसा है। तो ये आप लिख सकते हो, ये आप लिख सकते हो। कंपनी ऑफिसर दोनों की सेम है, सिर्फ पर डे जो फाइन है उसकी जो मैक्सिमम लिमिट्स हैं वो अलग अलग है। कंपनी के केस में 3 लाख है, ऑफिसर के अगेंस्ट में 1 लाख है। ठीक है, तो ये है 172। आगे बढ़ते हैं। फिर है 178 नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, पढ़ चुके हो आप। ठीक है, तो इसमें भी सबसेक्शन 8 है कि अगर आपने 177 एंड दिस सेक्शन 177 क्या है, वो भी कमिटी के लिए है, ऑडिट कमिटी 177, आई होप आपने पढ़ा होगा। तो अगर ऑडिट कमिटी या ये दो जो कमिटी है 178 में जो कवर्ड है, कोई भी ये तीनों कमिटी में आपने कोई भी कॉन्ट्रावेंशन किया तो क्या होगा, वो 178 सबसेक्शन 8 में दिया है, 178 सबसेक्शन 8 में दिया हुआ है। ठीक है, कंपनी शैल बी लायबल फॉर अ पेनल्टी ऑफ 5 लाख रुपीज एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 1 लाख रुपीज। ठीक है, ये भी सिंपल पेनल्टी है। इंप्रिजनमेंट था वो हटा दिया। ठीक है, पेनल्टी का क्या टाइप है कि पहले इंप्रिजनमेंट हुआ करता था वो हटा दिया। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता ही नहीं रहा। तो अब क्या याद रखना है कि अगर किसी भी कंपनी ने सेक्शन 177 एंड 178 इसमें कहीं भी डिफॉल्ट किया तो क्या होगा, तो कंपनी के खिलाफ पेनल्टी लगेगी, कंपनी को पेनल्टी लगेगी 5 लाख रुपीस और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को लगेगा 1 लाख रुपीस। ये आपको ख्याल में रखना है। 177 क्या है, ऑडिट कमिटी, एंड 178 क्या है, नॉमिनेशन एंड एमिनेशन कमिटी एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी। दो अलग अलग कमिटीज के बारे में 178 बोलता है। ठीक है, तो ये आपको ख्याल में रखना है, ये आपको ख्याल में रखना है। ठीक है चलिए, फिर है 184 डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर। ये भी आपने पढ़ा होगा कि अगर आप इंटरेस्टेड डायरेक्टर हो तो आपको डिस्क्लोज करना है बोर्ड को। ठीक है, तो सबसेक्शन 4 ऑफ 184 क्या बोलता है, इफ अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजंस ऑफ 1 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, जो भी आपको डिस्क्लोजर्स देने थे और आपको याद ही होगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उस पे वोटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो भी वायोलेशन आप करोगे 1 और 2 में सबसेक्शन शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 1 लाख रुपीज। और इसमें इंप्रिजनमेंट था जो हट गया है। ठीक है, तो वहां दिया है पहले इंप्रिजनमेंट था अप टू 1 ईयर, फाइन भी था 1 लाख। अब क्या कर दिया है, सिर्फ फाइन रख दिया है 1 लाख, मतलब फाइन में कोई बदलाव नहीं है। फाइन पहले भी 1 लाख था, अभी भी 1 लाख है, सिर्फ इंप्रिजनमेंट हटा दिया है। यानी कितना स्ट्रिक्ट हुआ करता था ये लॉ, आप सोचो कि आप इंटरेस्टेड हो, आप बता नहीं रहे हो तो सीधे जेल हो जाती थी। ठीक है, तो अभी नहीं होगी, सिर्फ जो डायरेक्टर है जिसने इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं किया है उसको 1 लाख का फाइन लगेगा। ठीक है, इंप्रिजनमेंट रिमूव कर दी गई है। ठीक है, सेक्शन 184। चलिए सर, अब है 187। ये भी आपने आई थिंक पढ़ा ही होगा, इन्वेस्टमेंट्स ऑफ कंपनी टू बी हेल्ड इन इट्स ओन नेम। ठीक है, खुद के ही नाम पे कंपनी को इन्वेस्टमेंट्स होल्ड करने हैं सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। ठीक है, 187। तो अगर डिफॉल्ट होता है, अगर किसी और के नाम पे कंपनी इन्वेस्टमेंट्स होल्ड करती है जो अलाउड नहीं है, ठीक है, इफ अ कंपनी इज इन डिफॉल्ट विद कॉम्प्लाइंस द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन द कंपनी शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 5 लाख रुपीज। ठीक है, कंपनी का सीधे 5 लाख रुपीज, और जो ऑफिसर था जिसको पता था कि अलाउड नहीं है फिर भी कर रहा है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, ठीक है, तो क्या होगा 50,000। तो ये सिंपल आपको ख्याल में रखना है। तो इसमें क्या है, इंप्रिजनमेंट था इसमें भी, वो हटा दिया गया है, और इसमें पेनल्टी का भी बदलाव किया गया है। तो इंप्रिजनमेंट था इसमें 6 मंथ्स का, वो हट गया पूरा, और फाइन भी देखो अलग अलग था तो पूरा चेंज कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, उसको डीक्रिमिनलाइज भी कर दिया और सिंप्लीफाई भी कर दिया। ठीक है, तो कंपनी के खिलाफ सीधे 5 लाख का फ्लैट पेनल्टी लगेगा और ऑफिसर को 50,000। ठीक है, तो ये है 187। 187 से अगर आपने नॉन कंप्लायंस किया तो क्या होगा। आगे बढ़ते हैं सर, 188। ठीक है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, ये भी आपने डिटेल में पढ़ा होगा, आरपीटी। तो इसमें भी क्या कहता है देखो, सेक्शन सबसेक्शन 5, सब में देखो पेनल्टीज है, उससे रिलेटेड ही अमेंडमेंट्स है। एनी डायरेक्टर और एनी अदर एम्प्लॉई who had entered into or authorized the contract or arrangement in violation of the provisions of this section। ठीक है, जो भी 188 में लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, जो डिस्क्लोज करना है, फिर आपको वोटिंग नहीं करना है, फिर कुछ लिमिट है तो फिर आपको उस लिमिट के बियॉन्ड ट्रांजैक्शन जाता है तो आपको अप्रूवल लेना है। ठीक है, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है, इसको आपने पढ़ा होगा। तो कोई भी डायरेक्टर है, एम्प्लॉई
कोई भी ऐसा कॉन्ट्रा के अरेंजमेंट करता है जो 188 में अलाउड नहीं है, कॉन्ट्रावीन करता है उसको, तो क्या होगा, अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो 25 लाख रुपीस का पेनल्टी लगेगा। 25 लाख रुपीस, वो भी फ्लैट, कोई रेंज नहीं है, ऑफ है, ठीक है। तो लिस्टेड कंपनी है तो 25 लैक्स का पेनल्टी लगेगा, और अगर आप एनी अदर कंपनी हो, अनलिस्टेड हो, तो 5 लैक्स का, ठीक है। तो अच्छा खासा पेनल्टी लगेगा। लिस्टेड 25 लैक्स, अनलिस्टेड 5 लैक्स। तो ये भी अब आपको अलग से ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से सेक्शंस में इस तरह का बाइफिकेशन है, लिस्टेड एंड एनी अदर कंपनी का। तो वो भी आपको एक अलग माइंड में कैटेगरी बनानी पड़ेगी कि कौन कौन से सेक्शंस में लिस्टेड और एनी अदर कंपनी का क्लासिफिकेशन दिया है और उसमें कितना फिर फाइन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये है 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, सबसेक्शन 5। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो पहले अलग ही था, ठीक है, पहले का इसलिए मैं बता नहीं रहा, रेंज थी, उसको फ्लैट पेनल्टी में कन्वर्ट किया है। अब सबसे फेवरेट आपका सेक्शन 204 सेक्रेटरियल ऑडिट फॉर बिगर कंपनीज, ठीक है। तो उसमें आपके खिलाफ भी दिया हुआ है, ध्यान दो भाई। इफ अ कंपनी और एनी ऑफिसर ऑफ कंपनी और एनी कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, ठीक है, ध्यान दो, कंपनी ऑफिसर या सीएस इन प्रैक्टिस जो सेक्रेटरियल ऑडिट कर रहा है, contravenes the provisions of this section, the company officer or CS in practice in default shall be liable to penalty of 2 lakh rupees। ये मैंने आपको बताया था, 2 लाख का आंकड़ा अभी आपको याद रखना है। CS या ऑडिटर से रिलेटेड जहां भी आप पढ़ोगे सब में 2 लाख का मैक्सिमम लिमिट या जो भी है 2 लाख है, ठीक है। तो 204 से अगर आप वायोलेट करते हो कि कंपनी सेक्रेटरियल ऑडिट के लिए लाइबल थी पर उन्होंने नहीं कराया, डायरेक्टर रिपोर्ट के साथ सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट नहीं जोड़ी, या फिर आपने ओपिनियन जो दी या जो आप सेक्रेटरियल ऑडिट में ओपिनियन दे रहे हो उसमें कहीं सीएस का अगर कोई गलती निकला तो फिर वो भी इसमें आ सकता है। तो पूरे 204 में जो भी लिखा है उसमें अगर कोई भी डिफॉल्ट होता है तो जो भी कंसर्न पर्सन है उसको 2 लाख रुपीस का सीधे पेनल्टी लगेगा, ठीक है, पेनल्टी ऑफ 2 लाख रुपीस, ठीक है। तो पहले देखो अलग था, पहले क्या था, रेंज था 1 लाख से लेके 5 लाख तक, 1 से 5 था, अभी सीधे फ्लैट 2 लाख कर दिया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन, तो आपको ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़े। फिर है, अब यहां से काफी हो सकता है सेक्शंस आपने न पढ़े हो, वाइंडिंग अप के कुछ सेक्शंस आएंगे, वो तो मैं सीधे कट कराऊंगा क्योंकि ऐसे सेक्शंस हैं जो आपने नहीं पढ़े और आपको पढ़ने चाहिए भी नहीं। तो वो सीधे 5-6 सेक्शंस आएंगे जो वाइंडिंग अप से रिलेटेड है, वो मैं कट करवाऊंगा, ठीक है। और फिर जो भी है उसके अलावा अपन पढ़ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 232, ठीक है, 232 डील्स विद मर्जर एंड अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। उसमें सबसेक्शन 8 है, ध्यान दो कि ट्रिब्यूनल से आपको ऑर्डर पास कराना होता है, ठीक है, एमएनए के लिए, मर्जर एंड अमालगमेशन के लिए आपको ट्रिब्यूनल का परमिशन होता है, ट्रिब्यूनल का बाकायदा ऑर्डर होता है, तो वो आपको फाइल करना होता है आरओसी में। तो सबसेक्शन 5 जो है वो फाइलिंग का है कि जो भी ऑर्डर है उसकी कॉपी आपको फाइल करनी होती है। तो अगर आपने कॉपी फाइल नहीं की आरओसी में तो सबसेक्शन 8 अप्लाई होता है, ठीक है। इफ अ कंपनी फेल्स टू कंप्लाई सबसेक्शन 5, द कंपनी एंड ऑफिसर एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 25,000 रुपीज एंड वेयर द फेलियर इज कंटिन्यूइंग वन, फाइल किया ही नहीं आपने, जो भी आपको टाइम लिमिट दी गई थी, फर्दर फाइन ऑफ 1,000 पर डे आफ्टर द फर्स्ट, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 3 लाख रुपीज, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पेनल्टीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि इन सेक्शंस में पेनल्टी वैसे भी कोट नहीं करनी पड़ती, आए ख्याल में। तो लाइटली आपको पढ़ना है, स्किप भी कर सकते हो। सिर्फ जो मैं इस पार्ट के आखिरी में सेक्शन 450 का पेनल्टी पढ़ाऊंगा वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बोलो क्या था, कंपनी एंड एवरी ऑफिसर कितना लगेगा, पेनल्टी ऑफ 25,000, और अगर कंटिन्यूइंग फेलियर है तो 1,000 पर डे आफ्टर द फर्स्ट एंड सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 लाख रुपीज, ठीक है। ऑर्डर की कॉपी फाइल नहीं की तो छोटा सा पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है 242 पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल, ठीक है, ये भी आपने पढ़ा होगा, 241 242 मिला के ही पढ़ते हैं। तो 242 पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल, इसमें एक पॉइंट आता है जो ये लिखा है सबसेक्शन 5 कि
मेरे को भी याद करना पड़ेगा क्या था पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल। हाँ, कि इसमें अगर ट्रिब्यूनल ने कुछ रेस्ट्रिक्शन डाले हैं, ट्रिब्यूनल ने अगर कुछ रेस्ट्रिक्शन डाले हैं कि आप एमओए और एओए को कुछ अमेंड नहीं कर सकते, कुछ रेस्ट्रिक्शन डालें, या कहा गया है कि परमिशन लेके अमेंड करो, मतलब रेगुलेट किया है ट्रिब्यूनल ने रिगार्डिंग चेंजेस इन एमओए और एओए, और अगर आप उसको वायोलेट करते हो कि ट्रिब्यूनल के ऑर्डर में लिखा था कि आप इस टाइप के चेंजेस नहीं कर सकते या इस क्लॉज में चेंज नहीं कर सकते, या चेंज करना है तो आपको पूछ के करना पड़ेगा, और आपने उसको वायोलेट किया, जहां मना किया था वो आप चेंज कर लिया आपने बिना पूछे। तो जो भी ऑर्डर कहता है अगर आपने उसका वायोलेशन किया तो ये सबसेक्शन 8 अप्लाई होता है। ठीक है, ध्यान दो, इफ अ कंपनी कॉन्ट्रावीन्स विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 5, जो कि काय के बारे में कि अगर ट्रिब्यूनल का ऑर्डर पास हुआ है अंडर 241 और 241 में ट्रिब्यूनल ने रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं इन द अमेंडमेंट ऑफ एमओए को अमेंड करने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस डाली हैं, और वो रेस्ट्रिक्शंस आप फॉलो नहीं कर रहे हो, उसमें आपने कॉन्ट्रावेंशन कर लिया तो क्या होगा। ठीक है, कंपनी शेल बी पनिशेबल इफ द फाइन विच शेल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज विच में एक्सटेंड टू 25 लाख रुपीज। ध्यान दो, अच्छा खासा इसमें भी देखो इंप्रिजनमेंट था, रिमूव हो गया है, तो कंपनी को क्या होगा 1 लाख टू 25 लैक्स, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को पहले इंप्रिजनमेंट भी था। ठीक है, क्योंकि आप ट्रिब्यूनल का ऑर्डर वायोलेट कर रहे हो, सोचो कितनी बड़ी बात है। ठीक है, तो इंप्रिजनमेंट था लेकिन हटा दिया है, रिलैक्स कर दिया है उसको, और फाइन रखा है 25,000 विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज, 25,000 टू 1 लाख। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दिया उसको। तो ये अभी आपको याद रखना है कि अगर 241 में ऑर्डर पास हुआ है और कंपनी ने ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो नहीं किया, उसके कॉन्ट्रावेंशन में कोई चेंजेस कर दिए बिना परमिशन, तो फिर ये होगा। ठीक है, कंपनी को फाइन लगेगा 1 लाख से लेकर 25 लाख तक, और ऑफिसर को लगेगा 25,000 से लेकर 1 लाख तक। ठीक है, तो यहां बस इंप्रिजनमेंट था, वो ऑफिसर के खिलाफ हटा दिया है। चलिए सर, ये था 242। अब आते हैं 243। ये भी बहुत ही सिंपल सेक्शन है कि 241 जो है सब उससे कनेक्टेड है कि अगर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट को रेगुलेट करने के लिए, उसको हटाने के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को बदलना पड़ा। कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या बदलना पड़ा भाई, कुछ डायरेक्टर्स को हटाना पड़ा, या कुछ डायरेक्टर्स पे रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ा, या कुछ नए डायरेक्टर्स अपॉइंट करने पड़े, तो कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट्स या एग्रीमेंट्स में चेंजेस किए जा सकते हैं, पावर दिया गया है। ठीक है, और अगर उसमें फिर आप डिफॉल्ट करते हो, ध्यान दो, एनी पर्सन हु नोइंगली, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, नोइंगली acts as a MD or any other director or manager of the company in contravention of clause B of subsection 1 और 1A, मतलब आपको मना किया गया था कि कुछ समय तक आप काम मत करो, या आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल करके आपको निकाल दिया गया है, फिर भी आप काम कर रहे हो, तो जो भी ट्रिब्यूनल ने आपके खिलाफ जो भी मॉडिफिकेशन किए थे आपके कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन आप जानबूझ के, आपको पता होते हुए भी आप उसमें ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के खिलाफ काम कर रहे हो, तो क्या होगा, एंड एवरी अदर डायरेक्टर who is knowingly a party to contravention shall be punishable। तो इंप्रिजनमेंट था क्योंकि ये भी ट्रिब्यूनल के एक्शन का वायोलेशन है, मतलब छोटा ऑफेंस नहीं है ये, तो पहले इंप्रिजनमेंट था पर वो हटा दिया है, और अब सिर्फ फाइन रखा है विच में एक्सटेंड टू 5 लाख। ये तो सेम ही था, सेम है, सिर्फ इंप्रिजनमेंट हटा दिया है, तो सीधे मैक्सिमम रेंज है कि मैक्सिमम 5 लाख तक का फाइन या पेनल्टी लग सकता है। ठीक है, उस पर्सन के खिलाफ जिसने वायोलेट किया है। ठीक है, तो ये भी देखो, आपने पढ़ा होगा तो समझेगा, नहीं पढ़ा होगा तो सब हवा में जाएगा। ठीक है, तो पहले पढ़ लो, उसके बाद अमेंडमेंट समझेगा। ठीक है, 243 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टर्मिनेशन। ठीक है, टर्मिनेशन मतलब आपने डायरेक्टर को उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया, उसको निकाल दिया, और मॉडिफिकेशन, उसको मॉडिफाई किया, कुछ समय के लिए काम करने के लिए मना किया, या कोई भी तरह से आपको लगता है कि उसको रेगुलेट करना है ताकि ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट को रोका जा सके, तो सिचुएशन टू सिचुएशन सारे पावर्स ट्रिब्यूनल को दिए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से सर मैं कट करना चालू कर रहा हूं। 284 मतलब वाइंडिंग अप चालू हो गया। वाइंडिंग अप आपको पता होगा चैप्टर 20 ऑफ कंपनीज एक्ट, सीरीज है
270 टू 365 ये जो पूरी सेक्शन की सीरीज है, इसमें मेरे हिसाब से 270, 271 और 272 ये 3 सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ने चाहिए। इसके आगे के थोड़े से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये सारे उसी में अमेंडमेंट है। तो मैं कट करते जा रहा हूं, आप भी कट करते जाओ। 284, 302 इवन आपके मॉड्यूल में भी नहीं दिए, ठीक है। मैं पूरा देख दाख के ही बता रहा हूं आपको, टेंशन मत लो। 342, 347, 348 और 356, ठीक है। ये सारे आपको कट करने, ये पूरे वाइंडिंग अप से रिलेटेड थे जो आपके मॉड्यूल में भी नहीं दिए। आइडियली मुझे अमेंडमेंट्स में भी नहीं देने चाहिए, पर कुछ बच्चे, कुछ होशियार बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर इसमें अमेंडमेंट है, आपके नोट्स में कवर्ड नहीं है। बस वो इल्ज़ाम न लगे इसलिए मैंने दे दिए कि भाई मेरे नोट्स में सब कवर्ड है। अब क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं स्किप कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं अमेंडमेंट नोट्स में देते जाता हूं ताकि कोई कुछ बोल ना पाए, तो इंटेंशन अलग है। आगे बढ़ते हैं। फिर है 392, ये भी हो सकता है आपने न पढ़ा हो, ठीक है। ये फॉरेन कंपनी से रिलेटेड है, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी फॉरेन कंपनी, ठीक है। उसका सेक्शन है 392। तो पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, पनिशमेंट का ही सेक्शन है, उसी में अमेंडमेंट है। और सीरीज मतलब जो अमेंडमेंट है वो भी बहुत ही सिंपल है, इम्प्रिजनमेंट हटा दिया गया। तो ये मेरे ख्याल से काफी लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, तो आप स्किप कर सकते हो। तो 391 को बिना इंपैक्ट किए हुए, विदाउट प्रेजुडाइज टू द प्रोविजंस ऑफ 391, तो 391 में जो लिखा है उसको बिना हार्म किए, उसको बिना लिमिट किए हुए, ये आपको पावर्स मतलब ये फाइन लगेगा। इफ अ फॉरेन कंपनी कॉन्ट्रावेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, पूरा मतलब जो पूरा चैप्टर है, आई थिंक 22 है, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, तो उसका आई थिंक चैप्टर 22 ही है, ठीक है। 379 टू 393 सेक्शन नंबर्स है, तो 392 हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पूरा ये जो चैप्टर है फॉरेन कंपनीज का, इसमें कहीं भी अगर आप वायोलेशन करते हो तो क्या होगा, फॉरेन कंपनी शैल बी पनिशेबल टू फाइन विच विल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज, विच मे एक्सटेंड टू 3 लाख रुपीज, ठीक है। तो फॉरेन कंपनी को फाइन लगेगा 1 लाख से लेके 3 लाख, ये सेम ही है। और ऑफिसर जो है, सॉरी, इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग ऑफेंस एडिशनल फाइन विच में एक्सटेंड टू 50,000 फॉर एवरी डे, ठीक है। ध्यान दो, कंटिन्यूइंग है तो 50,000 पर डे, ठीक है। आफ्टर द फर्स्ट, ड्यूरिंग विद द कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यूस, उसमें कोई अपर लिमिट नहीं है, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं, ठीक है। फिर सीधे ऑफिसर, उसमें इंप्रिजनमेंट भी था पर वो अभी हटा दिया गया है, तो सिर्फ फाइन कंटिन्यू किया गया है, जो कितना है 25,000 टू 5 lakhs। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये आपको ख्याल में रखना है कि अगर पूरा जो फॉरेन कंपनी के जो कॉम्प्लायंसेस हैं, जो भी पूरे कॉम्प्लायंसेस कहे गए हैं चैप्टर 22 में, उसमें कहीं भी आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है तो ये होगा, फॉरेन कंपनी को फाइन लगेगा 1 लाख से लेकर 3 लाख तक। कंटिन्यूइंग फेलियर है तो 50,000 पर डे चलते रहेगा आफ्टर द फर्स्ट, कोई अपर लिमिट नहीं है। और ऑफिसर के खिलाफ कितना है, मिनिमम 25,000 एंड अप टू 5 लाख रुपीज, ठीक है। तो ये है 392। फिर आगे बढ़ते हैं, ये भी आई डोंट थिंक आपने पढ़ा होगा, कट कर दो। 405, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू डायरेक्ट द कंपनीज टू फर्निश इंफॉर्मेशन और स्टैटिस्टिक्स, बहुत ही ऑफ बीट टॉपिक है, नहीं पढ़ा होगा आपने, कट कर दो। फिर है 441, ये भी मेरे हिसाब से नहीं पढ़ा होगा पर थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। 441, कंपाउंडिंग ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, तो इसमें भी कंपाउंडिंग वो पेनल्टी में ही चेंज हुआ है। पहले इसमें भी इम्प्रिजनमेंट था, ठीक है। पहले क्या था, 6 months तक इम्प्रिजनमेंट लग सकता है और नॉट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज और बोथ, ठीक है, ऐसा था। अब क्या है, इफ एनी ऑफिसर और एनी अदर एम्प्लॉय ऑफ कंपनी हु फेल्स टू कॉम्प्लाई विद एनी ऑर्डर, वायोलेशन क्या हो रहा है, कोई ऑर्डर पास हुआ है और वह फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है, ठीक है। तो आप ऑर्डर वायोलेट कर रहे हो, मेड बाय ट्रिब्यूनल, आरडी और एनी ऑफ द ऑफिसर ऑथराइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी कंपाउंडिंग में अलग अलग आपने पढ़ा ही होगा, तो जो भी ऑर्डर पास हुआ है अंडर सबसेक्शन 4, वो अगर आप वायोलेट कर रहे हो तो क्या होगा, आपको और पेनल्टी लगेगी, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन प्रपोज टू बी कंपाउंडेड, जिसके लिए आपने अप्लाई किया था, अंडर दिस सेक्शन शैल बी ट्वाइस द अमाउंट प्रोवाइडेड इन द करस्पॉन्डिंग सेक्शन। तो जो ओरिजिनल वायोलेशन आपने किया था उसमें जो पेनल्टी लिखी थी उसका डबल अमाउंट तक
फाइन आपको यहां पे लगाया जा सकता है फॉर नॉन कॉम्प्लाइंग विद द ऑर्डर ऑफ द रिस्पेक्टिव बॉडी, जो भी इसमें है जिसने कंपाउंडिंग किया होगा। ठीक है, तो ये भी आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं। चलो 441, अब सबसे इंपॉर्टेंट और इस पार्ट का आखिरी सेक्शन है 450, यानी जनरल पेनल्टी। ठीक है, पनिशमेंट वेयर नो स्पेसिफिक पेनल्टी और पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड। ठीक है, इसको जनरल पेनल्टी कहा जाता है। तो इसमें भी अमेंडमेंट है, ध्यान दो। इफ अ कंपनी और एनी ऑफिसर ऑफ कंपनी, ठीक है, कंपनी खुद और एनी ऑफिसर और एनी अदर पर्सन हु कॉन्ट्रावीन्स एनी ऑफ द प्रोविजंस, ठीक है, बहुत ओपन है क्योंकि पूरे एक्ट पे अप्लाई होती है, तो कोई भी वायोलेशन हो सकता है, उसमें कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो सारे नाम दे दिए, कंपनी, ऑफिसर या कोई और भी पर्सन होगा तो वो भी इसमें आएगा, जिसको कुछ करना चाहिए था पर उसने नहीं किया एज पर एनी ऑफ द सेक्शंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर, और एनी कंडीशन, लिमिटेशन, रेस्ट्रिक्शन सब्जेक्ट टू विच any approval, sanction, consent, confirmation, recognition, direction or exemption in relation to any matter has been accorded or granted and for which no penalty or punishment is provided elsewhere in this act. ठीक है, पूरा पर्सपेक्टिव समझो। The company and every officer of the company who is in default shall be liable to or such other person, वही तीनों नाम, कंपनी या ऑफिसर या such person shall be liable to penalty of 10,000 rupees. ये फिक्स फाइन है पहला। फिर कंटिन्यूइंग फेलियर है अगर, further penalty of 1,000 rupees per day after the first, during which the contravention continues, subject to maximum of 2 lakh rupees for company and 50,000 for officer. ठीक है, तो क्या फाइन है? कंपनी या ऑफिसर या एनी अदर पर्सन, जो भी इसमें डिफॉल्ट में होगा, पहले लगेगा 10,000 फाइन। फिर कंटिन्यूइंग फेलियर है तो क्या होगा, कितना था? 1,000। ठीक है, 1,000 कंटिन्यूइंग है तो 1,000 पर डे आफ्टर द फर्स्ट एंड सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम लिमिट जो कि अलग अलग है। कंपनी के लिए कितनी थी? 2 lakhs, और ऑफिसर या एनी अदर पर्सन है तो 50,000। ठीक है, तो इसकी भी अमेंडमेंट की कैटेगरी आई थिंक क्या है? अच्छा, देखो पहले वही था 10,000, वो तो पहले भी था। फिर फर्दर फाइन 1,000 था पर डे और उसके आगे कुछ भी नहीं था। मतलब कंटिन्यूइंग फेलियर की कोई अपर लिमिट नहीं थी, नॉर्मली होती है हर सेक्शन में। आप देखो कि कंटिन्यूइंग फेलियर में मैक्सिमम जगह पे अपर लिमिट दी होती है, इसमें सिर्फ अपर लिमिट नहीं थी, तो इन्होंने अपर लिमिट ऐड की है और वो दोनों के लिए अलग अलग है कि कंपनी है, ठीक है, कंपनी है तो 2 लाख रुपए, और अगर एनी अदर पर्सन है, ठीक है, ऑफिसर और एनी अदर पर्सन, 3 लोगों के नाम है, कंपनी इसमें आएगा 2 लाख रुपए, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट और एनी अदर पर्सन है तो 50,000 का अपर लिमिट, मैक्सिमम लिमिट पर डे फाइन का रखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका अमेंडमेंट है सेक्शन 450 जनरल पेनल्टी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इस पे एक बार क्वेश्चन आ चुका है, एक बार आई थिंक क्वेश्चन आ चुका है, आ भी सकता है, या आप सिचुएशन में केस स्टडी में इसको कोट भी कर सकते हो, तो ये काफी काम की चीज है। ठीक है, चलिए सर, तो ये था आपका पार्ट 2। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे, हम रूल्स के अमेंडमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट में हम रूल्स के अमेंडमेंट सारे पढ़ लेंगे। ठीक है।